ठीक है, तो अब अपने कौन सा वाताग्र पढ़ना है? उष्ण वाताग्र। ठीक है, मैंने आपको पहले पे क्या बताया कि दोनों वायु राशियों के अभिसरण के क्रम में कितने प्रकार के वाताग्र निर्मित होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4। तो पहला अपन ने किसकी बात किया? स्थैतिक वाताग्र। मतलब स्थैतिक वाताग्र वो वाताग्र था जब आपका दोनों वायु राशियां पास में आती है और क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं उष्ण वाताग्र की, वार्म फ्रंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वार्म फ्रंट बोलते हैं। ठीक, अब इस वार्म फ्रंट की बात करोगे तो इसमें याद रखना, इसमें भी दोनों वायु राशियां एक दूसरे के सहारे क्या होगी? अभिसरित होगी। एक अक्ष के परितः दोनों ही वायु राशियां अभिसरित होगी, पास पास आएगी, कन्वर्ज होगी। इतनी बात समझ में? और वो कन्वर्ज क्यों हो रही है ये बात उष्ण वाताग्र लिख लिए। ठीक है, अब इसको समझ लो। कन्वर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों वायु राशियों को, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को कोई ना कोई स्थायी पौने क्या करती है? प्रसारित करती है, विचरित करती है, या क्या करती रहती है? प्रवाहित करती रहती है। जैसे मैंने बताया, एक को ध्रुवी पूर्वा करेगी तो दूसरी को कौन करेगी? पश्चिम। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी दोनों ही वायु राशियों को क्या करना है? अपने को अभिसरित कराना है। दोनों ही वायु राशियों को क्या कराना है? अभिसरित कराना है। ठीक है, वायु राशि चूंकि अभिसरित तो ऐसी होगी, याद रखना। ये कौन सी आपकी? पछुआ के सहारे, और ये किसके सहारे? ध्रुवीय पूर्वा के सहारे। ये क्या बना था आपका? स्टेशनरी फ्रंट। कौन सा फ्रंट था? स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, तो अब अपने को क्या पढ़ना है? वार्म फ्रंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वार्म फ्रंट समझना है। ठीक है, तो एकदम सरल शब्दों में समझना, वार्म फ्रंट बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस किया है, आपको बेसिक्स क्लियर है, तो एकदम समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब समझो, मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि ये रीजन है आपका सब ट्रॉपिकल। कौन सा रीजन है? सब ट्रॉपिकल। यहाँ कौन सा प्रेशर रहता है? हाई प्रेशर। कौन सी पौने निकलती है यहाँ से? पछुआ। कौन सी निकलती है? पछुआ निकलती है कि नहीं? ये मैं मान के चलता हूँ आपका पोलर रीजन है। कौन सा रीजन है? पोलर रीजन। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कोल्ड पौने निकलेगी, ठंडी पौने निकलेगी। ठीक है, कौन सी पौने निकलेगी? ठंडी पौने निकलेगी। अब समझो, ठीक है, एक काम करो, ये अब आपने देख लिया तो इसको मिटा देता हूँ। ऐसा समझ लेना कि इधर से पछुआ आ रही है, इधर से कौन आ रही है? ध्रुवीय पूर्वा आ रही है। तो दोनों क्या करेगी? दोनों वायु राशियाँ क्या करेगी? अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को पास पास लाएगी, कन्वर्ज करने का प्रयास करेगी। ठीक है, उनका कोई ऐसा रुझान नहीं है कि दोनों को कन्वर्ज करवाना है, पर चूंकि वो अपने स्थायी दिशा में चलती रहती है और उसके बीच में अगर वायु राशि कोई भी आएगी तो वो तो फ्लो करवाएगी। ठीक है, तो एक अक्ष के परितः मान लो दोनों क्या आ रही है? पास पास आ रही है। तो इधर से कौन सी वायु राशि आएगी? ठंडी आएगी। तो मेरे को पहले ये बता दो आप लोग, ठंडी वायु राशि कैसी होती है? भारी होती है। कैसी होती है? भारी होती है। तो हमेशा इसमें ऊपर उठने का गुण पाया जाता है क्या? नहीं। ऊपर तो वो वायु राशि उठेगी ना जिसमें उष्मा की मात्रा कैसी है? ज़्यादा है। जिसमें जलवाष्प कैसी है? ज़्यादा है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिसमें उष्मा ज़्यादा है, जो गर्म है, तो वो हल्की भी होगी, और हल्की होने के कारण क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। तो ठंडी वायु राशि मतलब जो पोल से आ रही है उसका ये गुण होगा क्या? नहीं। वो क्या होगी? वो सतह के समीप समीप चलेगी, क्योंकि वो भारी है। कैसी है? वो भारी है। तो समझो यहाँ से एक वायु राशि थी, वो जैसे ही यहाँ पे आई तो वो क्या होगी? नीचे बैठेगी। कहाँ बैठेगी? नीचे बैठेगी। इसका गुण ही है कि कहाँ बैठेगी? ये नीचे बैठेगी। ये मान लो आपकी सरफेस है, ये नीचे बैठी। ये कौन सी एयर मास थी? कोल्ड एयर मास। कौन सी थी? अब हो सकता है वो मेरी टाइम से आ रही हो या फिर कॉन्टिनेंट से आ रही हो, पर एयर मास कौन सी है? कोल्ड है। कौन सी है? कोल्ड है। ठीक, इधर से कौन सी जा रही है आपकी? वार्म। कौन सी जा रही है? वार्म। तो वार्म एयर मास के बाद उष्मा की मात्रा कैसी होती है? उष्मा की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। गर्म है ऊपर से वो। ठीक है, कैसी है? गर्म है। ठीक है, अब देखो, जब ये वायु राशि जैसे ही यहाँ से वार्म एयर आएगी तो वार्म एयर धीरे धीरे इस ठंडी पौनों के सहारे क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। क्या होने लगती है? ऊपर उठने लगती है। क्या होने लगती है? ऊपर उठने लगती है। मतलब ये वार्म एयर जो आ रही थी आपकी, कौन सी एयर? वार्म एयर, इसका इस ठंडी वायु राशि के सहारे धीरे धीरे उत्थान होने लगता है। क्या होने लगता है? उत्थान होने लगता है। अभी क्या था? ये दोनों वायु राशि रुक गई थी, पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये स्वभाव में ठंडी और भारी होने के कारण क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। मतलब अवतलित होने लगेगी धीरे धीरे। कहाँ पर? सतह पे। जबकि जो आपकी वार्म एयर मास है, कौन सी एयर मास है? वार्म एयर मास है। तो वार्म एयर मास धीरे धीरे
इस ठंडी वायु राशि के सहारे क्या होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। क्या होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। क्या होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। अब देखो जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ जो ये वाताग्र बना, यहाँ जो ये तिर्यक वाताग्र बना, निम्न ढाल वाला वाताग्र बना, इस वाताग्र को आपको क्या बोलोगे, वार्म फ्रंट। बात समझ में आई। अभी ये वार्म फ्रंट कैसा था, पूरा ऐसा था। कैसा था, ऐसा था। क्यों, क्योंकि ठंडी वायु राशि भी आके रुक गई थी, गर्म वायु राशि भी आके रुक गई थी। पर क्या दोनों चीजें रुक जाएगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि पछुआ पवने भी इसको पुश करते जा रही है और इसको ध्रुवी पूर्वा भी पुश करते जा रही है। तो ये स्वभाव से ठंडी एवं भारी होने के कारण सतह पे धीरे धीरे क्या होने लगेगी, अवतलित होने लगेगी, या सिंपल से शब्दों में कहो तो नीचे बैठने लगेगी। जबकि ये कैसी वायु राशि है, वार्म है। उष्मा की मात्रा कैसी है, अधिक है। ऊर्जा कैसी है, इसमें अधिक है। तो अत्यधिक ऊर्जा के कारण, ठीक है, स्वभाव में गर्म होने के कारण, हल्की होने के कारण ये धीरे धीरे इस ठंडी वायु राशि के सहारे क्या होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। मतलब इसका उत्थान होता है। इसका क्या होता है, उत्थान होता है। आपको पता है कि जैसे ही वायु राशि ऊपर उठेगी इसका एडियाबेटिक कूलिंग होगी। क्या होगी, एडियाबेटिक कूलिंग। समझ रहे हैं ना, एडियाबेटिक कूलिंग, ठीक है। मतलब रुद्धोष्म शीतलन होगा। इसका क्या होगा, रुद्धोष्म शीतलन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है राहुल। देखो रुद्धोष्म शीतलन बहुत सिंपल होता है समझना। मान लो ये एक क्या थी, वायु राशि थी। ये क्या थी, वायु राशि थी। ये वायु राशि का सिंपल सी बात करता हूँ मैं कि इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये मान लो कवर कर रही थी 10 सेंटीमीटर एरिया को। कितने एरिया को, 10 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर रही थी। अब जैसे ही वायु ऊपर जाती है, चूंकि हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कैसा होता जाता है, कम। वायु का घनत्व कैसा होता है, कम। तो वायु ऊपर जाके, याद रखना, फैलती है। वायु ऊपर जाके क्या होती है, फैलती है। जैसे एग्जांपल के लिए धुआं देखा होगा आपने, ऊपर जाके क्या होता है, फैलता है। तो कोई भी वायु प्रकोष्ठ जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फैलेगा। तो ये फैला। अभी तक तो ये कितने सेंटीमीटर को कवर कर रहा था, 10 सेंटीमीटर को। टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाके इसी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 10 के जगह 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। पर टेम्परेचर बढ़ा क्या, कम हुआ क्या, नहीं। टेम्परेचर कितना है, पहले यही 20 डिग्री सेल्सियस 10 सेंटीमीटर को गर्म कर रहा था। किसको गर्म कर रहा था, 10 सेंटीमीटर को। अब यही 20 डिग्री सेल्सियस किसको गर्म कर रहा है, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 10 सेंटीमीटर को गर्म कर रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आई। पर यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं। यहाँ पे तो आपके 100 टुकड़े हैं और उसको कितने में बांटना है, 20 भागों में। तो कितना हो जाएगा, 0.5 ऐसे समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बिना उष्मा का आदान प्रदान किए जब क्षेत्रफल विस्तार के कारण टेम्परेचर कम होता है तो इसको बोलते हैं रुद्धोष्म शीतलन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म शीतलन, एडियाबेटिक कूलिंग। और इसके जगह अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, वो होगी एडियाबेटिक हीटिंग होगी। ठीक है, रुद्धोष्म उष्मन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पर अभी अपने को क्या याद रखना है, एडियाबेटिक कूलिंग याद रखनी है। मतलब क्षेत्रफल विस्तार के कारण आपका टेम्परेचर क्या हो जाना, कम हो जाना। बात समझ में आई राहुल, आ गई ना। पहले उतना ही टेम्परेचर कम क्षेत्रफल को गर्म कर रहा था, अब उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा को गर्म कर रहा है। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। बचपन में दूध पियो ना, तो जब आपकी माताश्री आपको गर्म करके देती रही होगी तो छोटे से कप में देती थी। ठीक है, वो ज़्यादा गर्म होता था तो नॉर्मल लैप्स रेट से, तो मतलब नॉर्मल जो कूलिंग हो रही है उससे तो वो ठंडा होना ही है। उसके अलावा अगर आपको जल्दी ठंडा करना होता था तो आप 2 उपाय करते थे। या तो उसको बड़े से एरिया वाले पात्र में निकाल लेते थे। तो जब आप उसको बड़े एरिया वाले पात्र में निकालते थे, बड़े क्षेत्रफल वाले पार्ट में निकालते थे, तो वो जल्दी ठंडा होता था कि नहीं होता था। क्यों, क्योंकि छोटे कप में था तो क्षेत्रफल छोटा था पर टेम्परेचर उतना ही था। अब जब हमने बड़े पात्र में निकाला तो टेम्परेचर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो क्या थी, एडियाबेटिक कूलिंग थी। अब समझ में आया। ठीक है, तो वही है आपकी क्या, एडियाबेटिक कूलिंग, रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन। और इसको कम अगर हो रहा है टेम्परेचर तो बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग, रुद्धोष्म शीतलन। ठीक,
ये आपकी वार्म एयर है जो क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, आरोहित हो रही है, किसके सहारे, ठंडी एयर मास के सहारे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एडियाबेटिक कूलिंग होगी, रुद्धोष्म शीतलन होगा। और जब रुद्धोष्म शीतलन होगा तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वायु किसकी ओर जाती है, संतृप्त होती है। वायु क्या होती है, बात पता है ना आपको, ये सारी चीजें आपने पिछली 2-3 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वायु धीरे धीरे क्या होती है, संतृप्त होती है। दो ही तरीके से वायु संतृप्त हो सकती है, या तो आप वाटर वेपर देते रहो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, कितनी 100%, या तो टेम्परेचर कम कर दो तो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। तो जब वायु, गर्म वायु जब धीरे धीरे ऊपर उठती है, किसके सहारे, ये वार्म फ्रंट के सहारे, किसके सहारे, वार्म फ्रंट के सहारे, तो यहाँ पे एडियाबेटिक कूलिंग के साथ बादल निर्माण होते हैं। किसका निर्माण होता है, बादल। और यहाँ जो बनने वाले बादल है ये कौन से है, वर्षक स्तरी, वर्षक स्तरी, ठीक। कौन से मेघ बनेंगे, वर्षक स्तरी मेघ, याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा ढाल बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऐसा ढाल बन रहा है। तो बहुत जल्दी तीव्र संघनन की प्रक्रिया नहीं हो रही, बहुत तेजी से टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। कैसा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अगर ये ढाल एकदम खड़ा होता ऐसा तो सीधे तीव्र क्या होता, संघनन होता, तीव्र संघनन होता, और आपके मेघ कौन से बनते, कपासी वर्षक बनते। कौन से मेघ बनते, कपासी वर्षक, ऐसे बनते, ठीक है। पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ढाल कैसा प्राप्त हो रहा है आपको, ऐसा। तो धीरे धीरे गर्म वायु ऊपर जाएगी और संघनित होगी, और संघनित होकर वर्षक स्तरी मेघ का निर्माण करेगी। पर इसमें एक चीज और समझना, ढाल ऐसा है, ठीक है, मंद है, तीव्र नहीं है, मंद है, पर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल को कवर कर रहा है कि नहीं। एक बात समझो, अगर ढाल ऐसा है तो यहां से लेकर यहां तक बादल बनेंगे पूरे। अगर ढाल ऐसा है तो सीधे बादल क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, और यहाँ पे कपासी वर्षक मेघ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जलवाष्प ऊपर उठी, कपासी वर्षक मेघ बने, तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, कम होगा, बट इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका ढाल कैसा है, मंद है। कैसा है, मंद है, पर बहुत क्षेत्रफल तक आपके वर्षक स्तरीय बादल बनते हैं। कौन से बादल बनते, वर्षक स्तरीय बादल बनते। वर्षा करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे, बट याद रखना यहाँ पे बहुत तीव्र वर्षा नहीं होती, बट दीर्घकालिक वर्षा प्राप्त होती है। कैसी वर्षा प्राप्त होती है, दीर्घकालिक वर्षा। कैसी वर्षा प्राप्त होती है, दीर्घकालिक वर्षा प्राप्त होती है। पहली चीज क्या, वर्षा कैसी होगी, दीर्घकालिक क्यों होगी, क्योंकि पूरा देखो वर्षक स्तरीय मेघ बना है, और वर्षक स्तरीय मेघ में ही मैंने आपको बताया था कि क्यों दीर्घकालिक वर्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठते जाएगी वैसे वैसे इसको वाष्प मिलते जाएगी, वाटर वेपर क्या होगी, संघनित होगी और वर्षा करते जाएगी। बट वर्षा याद रखना बहुत तीव्र नहीं होगी, वर्षा मंद होगी। वर्षा कैसी होगी, मंद होगी, क्योंकि बादल कौन सा है, स्तरीय। कौन सा है, वर्षक स्तरीय। वर्षक स्तरीय में बहुत अच्छे से पढ़े हो आपने कि वर्षा कैसी होती है, दीर्घकालिक किंतु मंद, मतलब बहुत भी मंद नहीं होती, बट कपासी वर्षक से तो कैसी होती, कम। दूसरी चीज, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा, बहुत बड़ी एरिया में वर्षा करते। तो याद रखना, जब भी वाटर फ्रंट की स्थिति आती है बहुत दीर्घकालिक वर्षा प्राप्त होती है। कैसी वर्षा प्राप्त होती है, दीर्घकालिक वर्षा प्राप्त होती है, मंद होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होती है। और दूसरी चीज़ याद रखना, लगभग 7 दिन की वर्षा प्राप्त हो सकती है यहाँ पे। पर ये हमारे यहाँ प्राप्त होती है क्या, नहीं, हमारे यहाँ नहीं प्राप्त होती। ये लगभग आपको मिलेगी कहाँ पर, सब पोलर एरिया में। कहाँ पे, सब पोलर, मतलब यूरोप में आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो कौन सा फ्रंट, वार्म फ्रंट। ढाल कैसा, मंद। बादल कौन से, वर्षक स्तरीय। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो बताओ, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर से समझा दूंगा, बताओ राहुल। आ गई।